अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन वाला फेज़ कंप्लीट हो चुका था और आज हमने सेकंड जो मुश्किल है ना इसके अंदर, वो है एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर्स वाला। तो आज हमने ना इसको ख़त्म करना, आज हमने स्टार्ट करना है और एक वीक के अंदर हम इसको ख़त्म कर देंगे और उसके बाद फिर आपको उसकी भी असेसमेंट मिल जाएगी। जो आपको असाइनमेंट मिली है इसको कल आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्लास से पहले पहले सबमिट करवा लें, ठीक है। और उसमें 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपने कोशिश करनी है कि करें, ठीक है। टाइम पहले बेशक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जो स्लाइड्स वगैरह, लेक्चर्स वगैरह। फिर उसके बाद सिंपल आप जो है ना वो 30 मिनट्स के अंदर कोशिश करें कि वो असाइनमेंट कर लें, ठीक है, टाइमिंग लगा के। चलें जी, आज हमने पढ़ना है एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर्स और उसका जो पहले 3 चीज़ें हैं ना वो आज हमने कवर करनी है। यानी अगर सिलेबस में से आप देखें तो एक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिथम और क्राइटेरिया फॉर एन एल्गोरिथम। अब इसमें जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिथम, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये 2017 में रिपीट हो चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इसको थोड़ा सा गौर से समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करते हैं। और जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या कोई इस तरह से प्रोग्राम लिखने लगते हैं तो सबसे पहले उसका एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे जाकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम के अंदर जो बेसिक चीज़ें आती हैं ना वो कौन सी हैं, या उसकी जो कैटेगरीज की जाती है एल्गोरिथम की, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है सर्च। यानी कुछ एल्गोरिथम ऐसे होते हैं जो कि सर्च के लिहाज से काम करते हैं, ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम जिसे हम बोलते हैं। जैसे डाइजेस्ट वो एल्गोरिथम था और इस तरह से बाकी जो एल्गोरिथम्स हैं हम आगे जाकर अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ एल्गोरिथम होते हैं जो सॉर्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, वो बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट वगैरह। और कुछ ऐसे होते हैं जो डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर अपडेट करने के लिए कुछ यूज़ होते हैं और कुछ डिलीट करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी हम एल्गोरिथम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है, सर्चिंग एल्गोरिथम, दूसरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तीसरा इंसर्शन एल्गोरिथम, फोर्थ अपडेशन एल्गोरिथम और फिफ्थ है हमारे पास डिलीटिंग एल्गोरिथम। अब आगे है हमारे पास एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम। ये 2017 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ना वो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अनएम्बिगुअस होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए। एम्बिगुअस बोलते हैं कन्फ्यूजन वाला ना हो, ठीक है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम ना हो, क्लियरली मेंशन हो, क्लियरली ऑल स्टेप्स मेंशन किए गए हों, हम उसको देखें तो हमें समझ आ जाए कि स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है। उसके बाद हमारे पास जो इनपुट है एल्गोरिथम के अंदर हमेशा जो है ना वो क्या होनी चाहिए, एल्गोरिथम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स, यानी उसके अंदर हम डाटा एंटर कर सकें। आउटपुट क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसके आउटपुट हम गेन कर सकें। उसके अलावा फिनिटनेस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि जब कोई एक फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स तक उसको एग्जीक्यूट करें तो वो क्या हो जाए, उसके बाद ख़त्म हो जाए। जैसे हम लूप चलाते हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक करें तो वो लूप क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, वहाँ तक स्टॉप हो जाए। और अब ये नहीं कि जो है ना अनलिमिटेड चलता ही जा रहा है, ठीक है, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। ये एल्गोरिथम की फोर्थ जो है ना वो प्रॉपर्टी है। फिफ्थ क्या है, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी अगर लेट्स सपोज कि हम उसके अंदर अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, कोई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो फिजिबल हो। और उसके बाद लास्ट में इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, ये एनी प्रोग्रामिंग कोड या कोई इस तरह से वो इंडिपेंडेंट हो, ये नहीं कि ये सिर्फ इस प्रोग्रामिंग कोड में चल सकता है उसमें नहीं चल सकता, ये नहीं। अब जैसे लेट्स सपोज कि आप एक प्रोग्राम है उसका अगर एल्गोरिथम लिखा हुआ है, तो एल्गोरिथम बेसिकली जनरली होता है हमारी इंग्लिश या उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। तो वो जो लिखा होता है वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये हमने यहाँ पर इफ कंडीशन लगानी है, यहाँ पर हमने लूप लगाना है, यहाँ पर ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो वो उन चीज़ों से यानी उसको हम आगे जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहें उसको कर सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सही है। अच्छा, अब ये जो एल्गोरिथम है
या जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं या जो एल्गोरिथम लिखते हैं, उसको लिखने के कई मेथड्स हो सकते हैं, यानी हर एक की लॉजिक डिफरेंट हो सकती है। तो अब वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास लेट्स सपोज की प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन वन भी हो सकता है, टू थ्री फोर, या मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के। तो एक प्रोग्राम के भी इस तरह से लिखने के कई मेथड्स हो सकते हैं, कई तरीक़ाकार हो सकते हैं। तो अब हम उसको किस तरह से एनालाइज करें कि ये जो एल्गोरिथम है ना ये बेस्ट है और ये इससे बढ़कर कोई और अच्छा नहीं है, तो हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम एनालाइज किस तरह से कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए हम इसको दो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रायोरी एनालिसिस, और दूसरा है पोस्टीरियर एनालिसिस। प्रायोरी एनालिसिस क्या होता है, ये थ्योरेटिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। इसमें हम जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे प्रोसेसर स्पीड है, ये सारी चीज़ों को हम इसके अंदर मेजर करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि एल्गोरिथम ठीक है या नहीं है। दूसरा होता है पोस्टीरियर एनालिसिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। पहला कौन सा था, थ्योरेटिकल, और दूसरा था एम्पिरिकल। इसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हमने जस्ट प्रोसेसर स्पीड और ये तमाम फैक्टर चेक करते हैं। इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। जैसे कोई हमने एल्गोरिथम लिखा, अब उसको सी प्लस प्लस के अंदर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब उसके अंदर हम लिखेंगे, तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे टारगेट मशीन के ज़रिए, तो हमें पता चलेगा कि ये रनिंग टाइम और स्पेस कितनी लेता है। तो उससे हम बोलते हैं पोस्टीरियर एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम वी शैल लर्न हेयर प्रायोरी एल्गोरिथम, यानी थ्योरेटिकल बेस करेंगे, उसके अंदर प्रोसेसर स्पीड और ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। और उसके बाद एल्गोरिथम एनालिसिस डील्स विद द एग्जीक्यूशन और रनिंग टाइम ऑफ वेरियस ऑपरेशन इन्वॉल्व। रनिंग टाइम ऑफ एन ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड पर ऑपरेशन, ठीक है। यानी जैसे हमने कोई एल्गोरिथम के अंदर 10-12 इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, नंबर 1 पे ले रहे हैं इनपुट, नंबर 2 पे लेट्स सपोज के इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, नंबर 3 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या लूप लगा रहे हैं, या इस तरह से कुछ भी हमने लिखा हुआ है, तो अब वो जितनी पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में टाइम लेता है, उसे हम बोलते हैं रनिंग टाइम। क्या बोलते हैं जी, रनिंग टाइम। अब ये सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी को कैसे मेजर किया जाता है, यानी जब हम एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं, तो एल्गोरिथम को हम किस तरह से कह सकते हैं कि एल्गोरिथम बेस्ट है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम देखें कि उसकी कम्प्लेक्सिटी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है टाइम फैक्टर और दूसरा आता है स्पेस फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या है कि जितने मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जब हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो पर इंस्ट्रक्शन कितना टाइम ले रहा है, उसे हम बोलते हैं टाइम, ठीक है, टाइम फैक्टर। तो ये टाइम इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशन सच एज कंपैरिजन इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी जितना हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं और जितने की ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, जितना वो टाइम लेता है, उसे हम टाइम फैक्टर बोलते हैं। और स्पेस फैक्टर क्या होता है कि जितनी वो स्पेस लेता है, 1 KB 2 KB 1 MB 2 GB, जितना भी वो स्पेस रिक्वायर उसके लिए होती है, उसे हम स्पेस फैक्टर बोलते हैं। और नॉर्मली ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट ही होते हैं, यानी अगर लेट्स सपोज के की ऑपरेशन ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली फिर स्पेस फैक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ठीक है। अब पहले हमने पहले हमने मतलब एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा, इसमें क्या था, टाइम फैक्टर और स्पेस फैक्टर आ गया। तो अब हमारे पास क्या है कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हम किस तरह से कर सकते हैं। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस, ठीक है। जैसे भी मैं आपको बताया स्पेस फैक्टर में, कि स्पेस फैक्टर बेसिकली स्पेस रिक्वायर करता है कि कितनी हमने स्पेस एल्गोरिथम को देनी है। तो स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम इज इक्वल टू फिक्स पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं एल्गोरिथम को जब हम स्पेस रिक्वायर करते हैं, तो एक फिक्स पार्ट और दूसरा क्या आता है, वेरिएबल पार्ट। फिक्स पार्ट क्या होता है, फिक्स पार्ट क्या होता है कि दैट इज अ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन डाटा एंड वेरिएबल, यानी जो उसके अंदर फिक्स हैं, जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते, जो नेसेसरी वेरिएबल्स हैं,
उनको स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए जितनी जो हिस्सा है उससे हम बोलते हैं फिक्स्ड पार्ट। जैसे सिंपल वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह जो प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ करते हैं, प्रोग्राम साइज। और वेरिएबल पार्ट क्या होता है? जो वेरिएबल की तरफ से होती है, हुज साइज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं एक वेरिएबल लिया हुआ है इंट ए इज इक्वल टू जितने तक, मतलब कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा एंटर करवाओ। अब वो क्या है कि वो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है टाइम कम्प्लेक्स जो उसकी वेरिएबल पार्ट है। तो वेरिएबल पार्ट क्या होता है? मीन के जो चेंज होता रहता है। और फिक्स पार्ट क्या होता है? जो कि फिक्स है। समझ आ गई? फिक्स पार्ट क्या है? जो कि फिक्स है। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, ये सारी चीज़ें तो हम लिख रहे हैं, ये तो ज़रूरी है, वो फिक्स पार्ट में आ जाएगा। और वेरिएबल पार्ट क्या है कि जो कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या करेगा? वेरी करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतना डाटा एंटर करवाओ। तो हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो, कहीं पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो, तो वो जो चीज़ें आती हैं वो वेरिएबल पार्ट के अंदर आती हैं। तो ये हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक फिक्स पार्ट और दूसरा क्या है? वेरिएबल पार्ट। फिक्स क्या है? जो कि फिक्स है, मतलब कि जो नेसेसरी है। और वेरिएबल पार्ट क्या है? जो कि वेरी करेगा और वो फिक्स नहीं होगा। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी को काउंट किस तरह किया जाता है? स्पेस कम्प्लेक्सिटी को काउंट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसका नाम है एस पी इज इक्वल टू सी प्लस एस पी आई। ठीक है, सी एस पी इज इक्वल टू सी प्लस एस पी आई। अब सी क्या है? फिक्स पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और एस आई क्या है? वेरिएबल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक छोटे सा एक एल्गोरिथम मैंने लिखा हुआ है, एल्गोरिथम सम ए बी। ठीक है, हमने दो वैल्यूज को सम करवाना है। स्टेप वन में क्या किया जी? स्टार्ट। स्टेप टू में सी एक वेरिएबल है और उसके अंदर ए प्लस बी प्लस 10 करवा के स्टोर करवा रहे हैं, और स्टेप थ्री में इसको स्टॉप कर दिया। अब इसमें अगर आप देखो तो हेयर वी हैव थ्री वेरिएबल्स, ए बी और सी, तीन वेरिएबल्स हैं, और एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा है जी? 10। ठीक है, तो अब जो एस पी आएगा ना, सी प्लस एस पी। सी हमारे पास क्या था? फिक्स्ड पार्ट यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास कितना है? 1। और एस पी यानी वेरिएबल पार्ट, तो वो वेरिएबल्स कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, 3 है, तो 1 प्लस 3। तो ये हमारे पास इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी आ गई। ठीक है, कितना आसान है, बहुत ही ईजी है। यानी जितने कांस्टेंट दिए हुए हैं उसको पहले लिखो प्लस, और जितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनको हम लिख लेंगे, तो उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी काउंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर किया जाता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? कि जितनी नंबर ऑफ जितनी इंस्ट्रक्शंस, सॉरी, पर मिनट कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं या पर सेकंड कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, उसे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम टू रन द टू कंप्लीशन। ठीक है, यानी एक डाटा को या एक एल्गोरिथम को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है उसे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, so time requirements can be defined as a numerical function Tn, where Tn can be measured as a number of steps provided each step consume constant time. ठीक है, addition of two n bit integers take n steps. The total computational time is Tn c multiple by n. अब ये इसका जो ऊपर जो क्या नाम था स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिए क्या था? c प्लस एस पी। ठीक है, ये ऊपर हमने जो अभी निकाला था सी प्लस एस पी, और इसके लिए हमारे पास क्या होता है? सी मल्टीपल बाय एन। ठीक है, सी मल्टीपल बाय एन। अब ये हमारे पास सी क्या है? सी इज द टाइम टेकन फॉर एडिशन ऑफ टू बिट्स, और वी ऑब्जर्व दैट टी एन ग्रोज लिनियरली एज इनपुट साइज इंक्रीज। अब जैसे इनपुट साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। समझ आ गई? अच्छा, अब इसके बाद आगे आता है एजम्पटोटिक एनालिसिस, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको आपने गौर से सुनना है, समझना है। एजम्पटोटिक एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, एजम्पटोटिक एनालिसिस होता है कि जो रन टाइम परफॉर्मेंस है उसको हम अगर मैथमेटिकल या कोई उसको एक किसी फॉर्म में शो करें तो उसे हम बोलते हैं एजम्पटोटिक एनालिसिस। ठीक है, तो अब इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। जब मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे तो तीन चीज़ें आएंगी। एक हमारे पास आता है बेस्ट केस, एवरेज केस और वास्ट केस। ठीक है, बेस्ट केस, एवरेज केस और वास्ट केस एजम्पटोटिक एनालिसिस के अंदर। सही है? अच्छा जी,
तो अब हम इसको आगे चल के देखते हैं कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के अंदर वो हम किस तरह से करेंगे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और दूसरा कौन सा था, वर्स्ट केस। ठीक है, तो वो हम अभी इंशाल्लाह निकालते हैं। अच्छा, इसके अंदर ग्राफ बनेगा। ठीक है, जब हम बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस निकालते हैं तो उसके लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, और ग्राफ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इनपुट के लिए होता है और ये हमारे पास जो है ना वो टाइम के लिए होता है। ठीक है, जितना इनपुट और उतना टाइम इंक्रीज करता जाएगा, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए। समझ आ गई? तो अभी हम इसको आगे एग्जांपल के साथ करते हैं तो आगे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन केसेस हैं। एक हमारे पास क्या है, बेस्ट केस, एक हमारे पास था एवरेज केस, और थर्ड हमारे पास क्या है, वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या होता है कि अगर टाइम किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए कम रिक्वायर हो, उसे हम बेस्ट केस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा, मतलब कोई इतना टिपिकल नहीं है कि अगर टाइम कम रिक्वायर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, बेस्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस उसके उल्टा है कि मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड, और एवरेज केस क्या होगा कि एवरेज टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड के साथ वही डेफिनेशन। बेस्ट केस क्या है कि मिनिमम टाइम, वर्स्ट केस क्या है मैक्सिमम टाइम, और एवरेज केस क्या है एवरेज टाइम रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, अजम्प्टोटिक नोटेशंस के अंदर अब इनको, ये जो बेस्ट केस, एवरेज केस और थर्ड कौन सा था, वर्स्ट केस, इनको एक नोटेशन के ज़रिए शो किया जाता है जिसे हम अजम्प्टोटिक नोटेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब वो नोटेशंस कौन से हैं, ये सेम उन्हीं के नाम है। एक हमारे पास है बिगो नोटेशन, जिसे हम वर्स्ट केस भी बोलते हैं। ठीक है, और ओमेगा नोटेशन, इसे हम बोलते हैं ओमेगा नोटेशन, जिसे हम बेस्ट केस बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है थीटा नोटेशन, जिसे हम बोलते हैं एवरेज केस। ठीक है, जो अभी हम ऊपर डिस्कस किया। तो अब ये बिगो नोटेशन, जिसका नाम क्या था, वर्स्ट केस। ठीक है, उसके लिए जो नोटेशन यूज़ किया जाता है ना बिगो के लिए, ये ओ इस तरह से, मतलब इसको ओवल की शेप में रख लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बिगो नोटेशन। तो बिगो नोटेशन क्या होता है कि फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द, अच्छा एक और बात, ये तीनों के अंदर थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं। जब भी बात आती है ना बिगो नोटेशन की, तो हमेशा एक वर्ड आपने याद रखना, वो है अपर बाउंड। क्या है, अपर बाउंड। और जब आएगी गैमा नोटेशन की, सॉरी ओमेगा नोटेशन की, जिसको हम बिग ओमेगा भी बोलते हैं। ठीक है, बिग ओमेगा, इसके अंदर आपने लोअर बाउंड को याद रखना है। ठीक है, ये बात याद रखना। और थर्ड हमारे पास होता है ये थीटा नोटेशन। इसके अंदर क्या है, एवरेज होता है, इसके अंदर अपर बाउंड भी आएगा और लोअर बाउंड भी आएगा। समझ आ गई? दोबारा सुन लें। पहला क्या है, बिगो नोटेशन, इसके अंदर हम अपर बाउंड को याद रखेंगे। फिर क्या है, ओमेगा नोटेशन, जिसके अंदर हम लोअर बाउंड को याद रखेंगे, और थीटा नोटेशन के अंदर हम अपर और लोअर दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये बिगो नोटेशन क्या है कि द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम, यानी इसके अंदर हमें मैक्सिमम टाइम चाहिए होता है एल्गोरिथम को रन करने के लिए। तो इसीलिए तो हम इसे वास्ट केस बोल रहे हैं ना, यानी मैक्सिमम टाइम। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था कि वास्ट केस क्या होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम टाइम रिक्वायर हो। तो इसलिए फिर इसको अपर बाउंड करेंगे कि मीन के इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने एक अलमारी के अंदर 10 बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, अब आप कंप्यूटर की बुक ढूंढना चाह रहे हो, तो आपको कंप्यूटर की बुक जो है वो फर्स्ट से लेकर एंड तक नहीं मिलती। ठीक है, एक एक वन बाय वन सर्च करते हैं लेकिन आपको नहीं मिलती। तो इसे हम बोलते हैं वर्स्ट केस। ठीक है, कि हमने अपर बाउंड तक चेक कर लिया लेकिन हमें डाटा नहीं मिला, तो इसे हम बोलते हैं बिगो नोटेशन या वर्स्ट केस बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो वर्ड यूज होता है वो है अपर बाउंड। ठीक है, जो लिमिट यूज होती है। और एक होता है ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन को बोलते हैं बेस्ट केस। अब ओमेगा नोटेशन क्या है, इज द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द लोअर बाउंड, कि आप 10 बुक्स पढ़ी हुई हैं, आपने कंप्यूटर की बुक ढूंढनी है और आपको पहली बुक की कंप्यूटर की मिल जाए, तो उससे हम बोलते हैं ओमेगा नोटेशन। और ये जो कि इसके अंदर यानी मिनिमम से मिनिमम हमारी एफर्ट लगती है, तो इसलिए इसके अंदर जो बाउंड यूज होता है वो है लोअर बाउंड।
सही हो गया। और तीसरा कौन सा था, थीटा नोटेशन। थीटा के अंदर मैंने आपको बताया था दोनों चीज़ें यूज़ करनी है, अपर बाउंड भी और लोअर बाउंड भी। सही है। तो अब जैसे लेट्स सपोज के आप कंप्यूटर साइंस के पेपर देते हो, ठीक है, आपको असाइनमेंट मिली हुई है। अब उसके अंदर मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 0, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 20। ठीक है। तो अब उसके अंदर मिनिमम भी आ गया और मैक्सिमम भी आ गया। ठीक है। तो इस तरह से जब सिचुएशन आ जाए उसे हम बोलते हैं थीटा नोटेशन। इज द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस बोथ द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम। सही हो गया। अब एल्गोरिथम को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये इन्होंने एक छोटा सा एक दिया हुआ है कि फर्स्ट वी स्टार्ट टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू एक्सेस इट्स एफिशिएंसी, और देन वी विल एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम यूजिंग ग्रोथफुल फंक्शंस। अब ये हमारे पास है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अब जैसे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है। अब इसकी कॉस्ट 1 आ गई, सम प्लस काउंट, तो इसकी कॉस्ट 2 आ गई। तो टोटल कॉस्ट कितने बनेगी, कितनी इसके अंदर एक्सप्रेशन है या कितनी इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं, 2 हैं, यानी C1 और C2। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको देख लें, इफ n इज इक्वल टू लेस देन 0, ये इसकी कॉस्ट 1 आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -2, इसकी C2 1 आ गई। ठीक है। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू n3, तो इसकी C3 हमारे पास 1 आ गई। तो इसके अंदर टोटल कॉस्ट हमारे पास 1 + 1 + 1, यानी तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सही है। इसी तरह से हम लूप की भी निकाल सकते हैं। तो लूप के लिए हमारे पास क्या आएगा, सिंपल, जैसे ये i = 1, जैसे ऊपर की वाले की तरह, कि जो स्टेटमेंट है उसकी कॉस्ट क्या आ गई, 1 आ गई। इसकी कॉस्ट 2 की भी क्या आ गई, C2 भी 1 आ गई। अब इसके अंदर n+1 होगा, क्योंकि हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए C3 n+1 आ गए, और C4 आ गई n हमने क्यों रखा, क्योंकि i ने तब तक चलना है जब तक कि n चलेगा। ठीक है। और फिर सम प्लस आई, ये भी वही n के साथ रिलेट है, तो इसलिए हमने n लिख दिया। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास टोटल कॉस्ट इन सारों को प्लस कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेस्टेड लूप के अंदर क्या आ जाएगा, नेस्टेड लूप के अंदर सिंपल हमने 2 दफ़ा n+1 को यूज़ करना है, क्योंकि एक आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा। ठीक है। तो उसको हम करेंगे तो वो इसके अंदर यूज़ हो। ये वैसे कंसेप्चुअल आपने क्लियर करना है, इतना इसको कोई रटा रुटा लगाने की ज़रूरत नहीं। बस MCQs में कभी कभी आ सकता है कि 2-4 ऐसे दिए हुए हैं, जैसे ये लिखा हो कि i = i+1, हाउ मैनी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन i = i+1। तो इस तरह से अगर सिंपल लिखो तो उसकी 1 होगी। ठीक है। अगर 2 लिखे होंगे तो 2 होंगी। सिंपल आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है। फंक्शन ABC, रिटर्न ABC। ठीक है। ये इसको आप बेशक कभी छोड़ दें, स्पेस इक्वल टू ये आ गया। अच्छा, बस ये हमारा आज का टॉपिक था, आगे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये चीज़ें, ग्रोथ रेट्स वगैरह, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने वो ऊपर वाली चीज़ें याद रखनी, उसमें ख़ास तौर पे जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, बीको नोटेशंस, ओमेगा नोटेशंस, और ये जो चीज़ें, इनको आपने ना लाजमी याद रखना, माइंड में रखना है। सही है। तो ये चीज़ें थी जो हमने अभी डिस्कस की। इसमें एक पैराग्राफ मिस है जो कि होना चाहिए था, वर्स्ट केस का, बेस्ट केस का। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मैं ड्राइंग यहाँ से निकालता हूँ, अगर यहाँ से मैं ड्रा कर सकूँ तो आपको ना एक छोटी सी चीज़ एक बताता हूँ। ड्रा 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 ड्रा, ये आ गया। पेन पेन कोई नहीं है।
अच्छा चलें, ये मैं इसको करता हूँ ड्रा। तो एक ये इस तरह से है, ठीक है। अब ये आपने इसको थोड़ा सा गौर से समझना है। अब मैं पहले बिको नोटेशन के लिए ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, वाई, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया ना, एक अपर बाउंड है और एक सिंपल हमारे पास है। लेट्स सपोज कि एक हमारे पास इस तरह से फंक्शन है, ये हमारे पास, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया एफ एफ एन का, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एफ एन का। अब जो इसकी अपर बाउंड होगी ना, वो मैं इसको जब ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, सॉरी, ठीक है, ये इस तरह से। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी एन का, ठीक है। और जहाँ पर ये मिल रहे हैं इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज के एन नॉट का। सही हो गया। ये आपने ग्राफ ड्रा करना है हर एक के लिए, अगर क्वेश्चन में आता है तो, बिग नोटेशन। अब इसके अंदर ये जी एन अपर बाउंड है और ये एफ एन जो है ना, ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है। तो अब ये जो अपर बाउंड है, अब इसके अंदर अगर हम ड्रा करें या चीज़ों को देखें, तो मैं इधर टेक्स्ट लिखता हूँ सिंपल, यहाँ पर लिखता हूँ। अब इसके लिए पहली बात क्या है कि हमेशा जो जी एन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी, सॉरी ग्रेटर देन ही होगी हमेशा, ग्रेटर देन या इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर देन या इक्वल होगी एफ एन से, ठीक है। और दूसरा जो इसके अंदर एक चीज़ आएगी वो ये है कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी n नॉट से, ठीक है, ये जो हमने ये लगाया, सही हो गया। और अगर मैं इसको ओमेगा नोटेशन की फॉर्म में करूँ तो जी एन जो है ना लोअर लिमिट में आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, जी एन को एफ एन के नीचे ड्रॉ कर दूंगा, सही है, सिंपल। और ये मैं उसका फिर उल्ट कर दूंगा कि एफ एन फिर ग्रेटर हो जाएगा जी एन से, और ये वाली वैल्यू वो सेम रहेगी, सही हो गया। और इसके अंदर बाकी जो बिगो नोटेशन के अंदर जो आता है वो हमारे पास सिंबल आएगा, यानी ये ओ, इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा एन, कि हम इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं एन तक। लेकिन अगर हम बात करें ओमेगा की, तो उसके अंदर क्या आएगा, ओमेगा का सिंबल आएगा और ब्रैकेट के अंदर एन नहीं आएगा बल्कि वन आएगा, क्योंकि हम पहले नंबर पर ही हम चीज़ को फाइंड आउट कर देते हैं, यानी जो वैल्यू हमें रिक्वायर होती है, इसलिए वो बेस्ट केस होता है। और थीटा नोटेशन के अंदर जो है ना वो क्या होता है, उसमें एक तो हम ये जी एन यानी अपर बाउंड लिखेंगे, और एक लेट्स सपोज के हम एक और लिख लेते हैं जी एन टू लिख लेते हैं या जी एन वन, वो हम लोअर बाउंड यूज़ करेंगे, यानी दोनों एट द सेम टाइम यूज़ करेंगे, अपर बाउंड भी और लोअर बाउंड भी, सही है। तो उसके अंदर हमारे पास जो उसकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये लिख लिया, और उसके बाद फिर मैं आगे लिख लूँगा सिंपल जी एन वन, ठीक है, ये मैं लिख लूँगा और बाकी सेम इस तरह से आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसमें दोनों केसेस आ जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास था आज का लेक्चर, बस इसको आपने गौर से समझते हैं, सुनने, कोई इसमें प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। और कल, ठीक है, कल हम इंशाल्लाह जो है ना वो स्टार्ट करेंगे आगे, बाकी एजम्पटोटिक नोटेशंस भी हो गया, कल हम इंशाल्लाह लिस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, मर्ज सर्च, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। ये जो अभी हमने आज डिस्कस किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था, इसको आपने गौर से सुनना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो जो है ना वो डिस्कस कर लें।
ताकि हम फिर इसको, जी है कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? समझ आइए? हाँ वो मैं नोट्स अभी शेयर कर देता हूँ आपसे, अभी शेयर करता हूँ। चलें जी, ठीक हो गया फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।